सभी छात्रों को नमस्कार। जैसा कि ऑनलाइन कक्षाएं जो हमारी चल रही है उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एपिसोड आपको प्रस्तुत कर चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उन एपिसोड का अध्ययन किया होगा तो आपको काफ़ी कुछ समस्याओं का समाधान भी प्राप्त हुआ होगा। आज का मेरा ये जो वीडियो है ये वीडियो एमए हिंदी साहित्य उत्तरार्ध एमए फाइनल के जो परीक्षार्थी हैं उन एमए फाइनल के परीक्षार्थियों से संबंधित है और इसके अंतर्गत मेरा ये जो विषय है आज का वो भाषा विज्ञान का जो पंचम प्रश्न पत्र है हमारा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से संबंधित जो है उस पंचम प्रश्न पत्र यानी भाषा विज्ञान से संबंधित है। इसके पहले मैंने आपको इसके विषय में जो चर्चा की थी उसका हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो है भाषा परिवर्तन के प्रकार या दिशाएं। इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी पहले भी, भाषा परिवर्तन के प्रकार या दिशाएं, इनके बारे में हम जो है चर्चा कर रहे थे। और पहले मैंने आपको कुछ एपिसोड्स में ये बताया कि किस तरीके से भाषा की जो मूल इकाई होती है ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि होते हैं और उन्हीं में जिस प्रकार का परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के आधार पर ही भाषा का जो परिवर्तन होता है वो हम पकड़ते हैं, उसको हम जो है ग्रहण करते हैं। तो देखिए पहले मैंने आपको भाषा का जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी और ध्वनि परिवर्तन के बाद में हमने दूसरी जो पद यानी कि शब्दों का जो परिवर्तन होता है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। आज जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है उसके बारे में बताता हूं आपको। देखिए उन दो के अलावा सबसे पहले तो कौन सा बताया मैंने आपको, नंबर 1 ध्वनि परिवर्तन, दूसरा हमने देखा था शब्द परिवर्तन या पद परिवर्तन जिसको अपन कहते हैं। अब तीसरा जो आज हम ले रहे हैं वो है पद परिवर्तन। देखिए यानी भाषा का जो परिवर्तन होता है तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो है पद परिवर्तन। अब पद परिवर्तन का मतलब क्या होता है, देखिए कि शब्दों से मिलकर के क्या बनते हैं, पद बनते हैं। शब्दों से मिलकर के क्या बनते हैं, हमारे पद बनते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि ध्वनि से मिलकर के शब्द बनते हैं, शब्द मिलकर के पद बनाते हैं। पद आगे चल करके कई प्रकार के हो जाते हैं जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, इस टाइप की प्रक्रियाएं होती है। तो देखिए पद परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भाषा होती है उसमें शब्दों का आपस में संबंध, देखिए कोई भी जो वाक्य होता है, कोई भी जो भाषा होती है, दो चीज महत्वपूर्ण होती है उसमें शब्दों को पद बनने के अंतर्गत। यानी जब शब्द का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है तब तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन जब हम शब्दों का क्या करते हैं वाक्य में संबंध तत्व और अर्थ तत्व से जोड़ करके जब हम उनका प्रयोग कर लेते हैं तो वही शब्द की प्रक्रिया क्या बन जाती है, हमारी पद में आ जाती है। तो कहने का मतलब ये होगा कि पदों में भी परिवर्तन हो जाता है। अर्थात यानी जब शब्द का हम पद के रूप में, छोटी वाक्य रचना के रूप में जब उसका प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात संबंध तत्व और अर्थ तत्व से जोड़ करके जब उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कई बार परिवर्तन हो जाता है। तो वह भी भाषा का क्या होता है, एक परिवर्तन कहलाता है और उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, पद परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो देखिए जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, पद परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे संस्कृत भाषा है, मान लीजिए संस्कृत का एक उदाहरण हम यहां लिखते हैं कि भाई राम है ग्रह गच्छति, है ना। अब मान लीजिए हमने ये लिखा कि राम ग्रह गच्छति। अब ये संस्कृत में है अपनी जगह है, लेकिन हिंदी में क्या हम इसको क्या लिखेंगे, राम घर को जाता है। अब देखिए यहां पर पद परिवर्तन कैसे हुआ, यहाँ 3 पद है, राम है, ग्रह और गच्छति है, लेकिन हिंदी में इसके क्या हो गए, 5 पद हो गए। राम अलग हो गया, घर हो गया, को अलग हो गया, जाता अलग हो गया और है अलग हो गया। तो हिंदी में क्या हो गए, 5 पद हो गए और यहाँ पर हमारे 3 पद रह गए। तो कहने का मतलब है इस प्रकार के पदों के अंतर्गत कई प्रकार का जो रूप परिवर्तन है वो हमारे को देखने को मिल जाता है। तो ये भी भाषा का क्या होता है, एक सबसे महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन का आधार होता है, परिवर्तन का प्रकार होता है। अब जिस टाइप से मैंने आपको बताया, जैसे स्वर व्यंजन ध्वनि के परिवर्तन के बारे में हमने चर्चा करी थी और ध्वनि परिवर्तन के बारे में जब हमने चर्चा की थी तो उसमें ये देखा था कि किस तरीके से स्वर होते हैं। जैसे स्वरों का परिवर्तन होता है। अब आदि स्वर, मध्यम स्वर, अंतिम स्वर, या स्वर का लोप, स्वर का आगम, या किसी स्वर का दूसरे स्वर में बदल जाना,
ये इसी प्रकार से व्यंजनों का, वर्णों का, वर्णागम, वर्णालोप, वो जो सारी प्रक्रियाएं हमने देखी थी, तो वही प्रक्रियाएं क्या होती है हमारी यहाँ भी लागू हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने देखा कि पद परिवर्तन, तो पद परिवर्तन में भी हम क्या कह सकते हैं कि जैसे प्रारंभ का जो पद होता है उसका प्रारंभ का पद का लोप हो जाना, प्रारंभ में नए पद का आगम हो जाना, तो पद लोप, पदागम है, प्रारंभ वाला, मध्य वाला, अंतिम वाला, या पदों का जो स्थान विपर्य हो जाता है, कोई पद कभी आगे हो जाता है, कोई पद कभी पीछे हो जाता है, पदों की संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है। तो इस प्रकार के जो सारे रूप होते हैं, उन सारे रूपों से क्या होता है, हम इस चीज को जानते हैं कि भाई भाषा के अंदर जो पद परिवर्तन है वो भी अपना एक महत्वपूर्ण रूप होता है या उसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है। उसके बाद भाषा का पद से बड़ा जो रूप होता है वो होता है चौथा, जिसको अपन कहते हैं वाक्य। तो भाषा का जो परिवर्तन होता है, भाषा का जो बदलाव होता है वो क्या होता है, वाक्य परिवर्तन के रूप में भी होता है, वाक्य के बदलाव के रूप में भी होता है। तो जब वक्ता या जब वक्ता के द्वारा या लेखक के द्वारा अपनी बात को कहा जाता है, अपनी बात को व्यक्त किया जाता है, तो हम देखते हैं कि एक भाषा से जो परंपराएं चली आती रहती है वो दूसरी भाषाओं में आकर के क्या होती है, कई बार बदल जाती है, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो वाक्यों की स्थिति में भी क्या होता है, कई बार परिवर्तन हो जाता है। देखिए कुछ भाषाएं ऐसी होती है जिनमें प्राय हम देखते हैं कि वाक्य की जब रचना की जाती है तो वाक्य में क्या है, कर्ता, कर्म, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम आदि जो शब्द होते हैं, हमारे जो पदभेद होते हैं, उन्हीं का संयोजन करके क्या करते हैं, हम वाक्य की रचना करते हैं। जब वाक्य की रचना होती है तो हम देखते हैं कि जब भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं तो संसार की कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि के स्थान क्या होते हैं, प्राय निश्चित होते हैं। कुछ भाषाएं ऐसी होती है जिनके अंदर इस प्रकार के कर्ता, कर्म, क्रिया आदि या जो भी हमारे वाक्य के तत्व होते हैं उनका स्थान निश्चित नहीं होता है, उनको कहीं पर भी प्रयोग कर दिया जाए तो उससे भाषा की जो रचना होती है, वाक्य की जो रचना होती है, उसके अर्थ के ऊपर, भाव के ऊपर किसी प्रकार का कोई जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता, या पड़ता है तो बहुत कम पड़ता है, जिसको आसानी से उस भाषा के लोग समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत के हम देखते हैं कि संस्कृत में इस प्रकार का प्रभाव जो प्राय नहीं पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि हिंदी जो भाषा है, उस हिंदी भाषा में कर्ता, कर्म, क्रिया आदि का क्या स्थान लगभग प्राय निश्चित होता है। हालांकि अपवाद बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम हिंदी में इस प्रकार का परिवर्तन कर देते हैं तो फिर क्या होता है, भाषा का अर्थ जो होता है, वाक्य का जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। तो ऐसी जो स्थिति होती है उस स्थिति को भी हम वाक्य परिवर्तन के रूप में मानते हैं। जैसे देखिए, आप मान लीजिए, मैं उदाहरण लिखता हूं हिंदी के लिए। मां हम कहते हैं आदमी, शेर खाता है। अब यह वाक्य मान लीजिए इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया अपनी जगह, लेकिन अगर मान लीजिए इस वाक्य को हम उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, शेर आदमी खाता है, सारी चीजें होती वही है। देखिए आप, केवल हमने क्या किया, एक चीज को उल्टा पुल्टा कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ का अनर्थ हो गया, यानी कि हर चीज क्या हो गई, दूसरी हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदी की जो भाषा है हमारी, वो हिंदी भाषा एक प्रकार से हमारी क्या करती है, कर्ता, कर्म, क्रिया आदि के स्थान प्रधान होने के कारण उनसे संचालन उसका होता है। लेकिन कई भाषाएं ऐसी जिनमें ऐसा नहीं भी होता है। संस्कृत में प्राय इस प्रकार का ज्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्थिति है ये भी क्या होती है, हमारी पद परिवर्तन के रूप में या जो वाक्य परिवर्तन के रूप में भाषा का एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। तो देखिए आप, इसी प्रकार से क्या होता है, आगे चल करके हम देखेंगे कि भाषा का एक परिवर्तन होता है सबसे महत्वपूर्ण, वो होता है अर्थ परिवर्तन। हम देखते हैं कि शब्दों में, वाक्यों में समय के अनुसार क्या होते हैं, अर्थ बदल जाते हैं कई बार। तो एक और रूप अपन मान सकते हैं, वो है अर्थ परिवर्तन, यानी कि अर्थ की तरफ भी क्या होता है, बदलाव होता रहता है। हम देखते हैं कि विशेष रूप से ये जो अर्थ परिवर्तन होता है वाक्यों में तो प्राय कम होता है, लेकिन शब्दों के अंदर ज्यादा हो जाता है। हम देखते हैं प्राचीन काल में कई शब्द ऐसे थे जो दूसरे अर्थों में चल रहे थे, मध्य काल में दूसरे अर्थ में आ गए, आधुनिक काल में दूसरे अर्थ आ गए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, यहाँ पे एक शब्द लेते हैं अपन, यहाँ पर कुशल। अब वर्तमान में जो कुशल शब्द हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है, कुशल, यानी कि जो किसी भी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है, बहुत अच्छे तरीके से किसी भी कार्य को या किसी भी क्रिया को कर सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं, कुशल कहते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में प्राचीन काल में ये शब्द क्या था हमारा, कुश, यानी कि कुश एक प्रकार की घास जो होती है और उसे चोट लगने का बहुत ज्यादा डर रहता है, चुभन भरी होती है पूरी तरह। तो जो विद्यार्थी आश्रम में पढ़ने जाते थे उनके गुरु उनको कुश उखाड़ने के लिए क्या करते थे,
तो अब जो विद्यार्थी उस कुश नामक घास को बहुत आसानी से, बहुत तरकीब से, बिना किसी प्रकार से चोटिल हुए घास पेड़ को तोड़ करके ले आया करते थे, तो उनको क्या कहते थे? कुशल कहते थे कि भाई कुश लाने में विशेषज्ञ है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जो कुशल शब्द है, ये क्या हुआ? हमारा विभिन्न प्रकार के अर्थों में प्रचलित हो गया। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को अगर मान लीजिए अच्छे तरीके से कर लेता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? कुशल के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से जैसे प्रवीण शब्द है, प्राचीन काल में जो वीणा को अच्छी तरह बजाया करता था उसको प्रवीण कहा करते थे। आज हम प्रवीण क्या कहते हैं? जो सारे कार्य के अंदर समर्थ होता है करने के अंदर। तो कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार से हमारे शब्दों के अर्थ आदि इसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए पशु शब्द मान लीजिए, या हिरण शब्द। अब हिरण शब्द क्या प्राचीन काल में क्या होता? बहुत व्यापक अर्थ रखता था अपना। हिरण जो अरण्य में रहने वाले, यानी जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के लिए प्राय क्या होता था? काम में आता था। आज हमने हिरण एक पशु विशेष, एक चौपाई विशेष को हमने मान लिया। तो कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार से भाषा के परिवर्तन की जो दिशाएं होती है वो इन्हीं 4-5 महत्वपूर्ण रूपों के अंतर्गत होती है। तो यदि हमारा अगर प्रश्न आता है कि भाषा परिवर्तन के प्रकार या दिशाओं का उल्लेख कीजिए, तो उसमें हम मुख्य रूप से ये बात बताएंगे कि किस तरीके से भाषा की जो प्रमुख इकाइयां होती है, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ आदि, और इन्हीं में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम भाषा परिवर्तन के प्रकार या दिशाओं के रूप में मानते हैं। धन्यवाद।